आप सभी को मालूम है दिसंबर माह में आपका एग्जाम हो रहा है, बैक एग्जाम। जो भी आईटीआई के छात्र यदि आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जा रहे हैं एग्जाम देने, वो लोग इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए जो पिछले एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको क्रम से देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ईएमएफ मतलब क्या होता है? ईएमएफ। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ईएमएफ की गणना के लिए किस सूत्र का हम उपयोग करते हैं, उस सूत्र को आपको बताना है। इसका जो सूत्र होता है साथियों, आप ध्यान रखिएगा, इसका जो होता है आपका 5ZNP/60A होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 5ZNP/60A। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी, देख लीजिएगा 5ZN/60A। ये यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही सूत्र आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसका यहाँ पर पूछ रहा है किस रूप में, तो गतिशील रूप में। तो गतिशील रूप में इसका जो सूत्र होता है BLB sin थीटा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर कंफ्यूजन करने के लिए आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि BLB वोल्ट, BLB sin थीटा, और यहाँ पर आपका दिया गया BLB cos थीटा। लेकिन इसका जो सही हो जाता है साथियों, BLB sin थीटा सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए। जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में या डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। यहाँ पर जो आपको चित्र देखने को मिल रहा है ये डीसी जनरेटर का है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन ये डीसी जनरेटर के किस यहाँ पर पार्ट को दिखाया जा रहा है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको साथियों क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आर्मेचर कोर। क्या बोला जाता है साथियों? इसको बोला जाता है आर्मेचर कोर। और ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिल जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। ए ऑप्शन ढीले ब्रश संयोजन, बी ऑप्शन आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, सी ऑप्शन फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, डी ऑप्शन प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सुना होगा डीसी जनरेटर जो चलता है वो क्लॉकवाइज चलता है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या होता है? देखिए इसके में जो आपका अवशिष्ट चुंबकत्व होता है उसकी सुरक्षा करने के लिए क्लॉकवाइज चलाया जाता है। और ऑप्शन में कौन सा हमारा मैच करा है? ऑप्शन नंबर बी मैच करा है, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन शंट जनरेटर, बी ऑप्शन श्रेणी जनरेटर, सी ऑप्शन विभेदक यौगिक जनरेटर, डी ऑप्शन संचयी यौगिक जनरेटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, संचयी यौगिक जनरेटर। डी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन शंट जनरेटर, बी ऑप्शन श्रेणी जनरेटर, सी ऑप्शन विभेदक यौगिक जनरेटर, डी ऑप्शन संचयी यौगिक जनरेटर। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसको विभेदक यौगिक जनरेटर के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बड़ी क्षमता की डीसी जनरेटर युग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन ढलवा लोहा, बी ऑप्शन नरम लोहा, सी ऑप्शन एल्युमिनियम, डी ऑप्शन रोल्ड स्टील। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जिसको रोल्ड स्टील के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उपयोग होता है, सभी को मालूम है, लेकिन क्यों किया जाता है। ए ऑप्शन एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन
मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, सी ऑप्शन कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए, ध्रुवों को चुंबकित करना, और डी ऑप्शन दिया गया चुंबकित चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को बढ़ाने के लिए। तो साथियों, यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए और ध्रुवों को चुंबकित करने के लिए। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है, बी ऑप्शन प्रेरित ईएमएफ घटता है, सी ऑप्शन प्रेरित ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं, डी ऑप्शन प्रेरित ईएमएफ शून्य हो जाता है। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रेरित ईएमएफ घटता है। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टोंक परीक्षक का, या बी ऑप्शन आंतरिक ग्राउलर का, या सी ऑप्शन बाहरी ग्राउलर का, या डी ऑप्शन डिजिटल मल्टीमीटर का। तो साथियों, यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, बाहरी ग्राउलर का। सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? डीसी मोटर में ईएमएफ, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसकी गणना करने के लिए ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जो कि पहला ही क्वेश्चन था। उसमें देखिएगा आपको थोड़ा सा अलग यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन इसका जो सही सूत्र होता है वो आपका होता है 5Z NP/60 है। ऊपर आपको फर्स्ट वाला में आपको कुछ अलग ही देखने को मिला था, लेकिन मैंने आपको जो बताया वो बिल्कुल सही था। ऑप्शन ये बिल्कुल गलत था, लेकिन जो क्वेश्चन मेरे का आंसर जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल सही था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में अर्थात डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें जो किया जाता है फील्ड डायोटर विधि का। कौन सी विधि का? फील्ड डायोटर विधि का। और यहाँ पर ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है? लघुपतित का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में कह रहा है लघुपतित, लघुपतित का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है? किसको यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करने की बात करें तो यहाँ पर देखिए शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को, किसमें? तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में लघुपतित शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि जो रोटेशन की जो गति है वो बनाए रखे और जो दिशा है वो भी बनाए रखे, इसके लिए यहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? यहाँ पर चमक का मतलब क्या? चमक का मतलब स्पार्किंग से यहाँ पर कहा जा रहा है कि कम्यूटेटर क्यों ज्यादा यहाँ पर स्पार्किंग यहाँ पर करता है। तो स्पार्किंग करने का कारण क्या है? देखिए, स्पार्किंग यहाँ पर करने का कारण ये होता है कि जो एक ब्रश की यहाँ पर जो संयोजन है, जो इसकी स्थिति है वो बिल्कुल गलत लगाई गई है, जिसके कारण क्या होता है कम्यूटेटर ज्यादा स्पार्किंग देता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मेगर का, या ग्राउलर का, या मल्टीमीटर का, या ओम मीटर का। तो जब भी आर्मेचर वाइंडिंग का पूछा जाए कि आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो आप एक ही बात ध्यान रखिएगा इसमें ग्राउलर, क्योंकि ग्राउलर जो होता है वो वहाँ पे सारी स्थिति को जांच करता है, जैसे कि उसकी यहाँ पर पूरी यहाँ पर जांच करता है। ग्राउलर का यही काम होता है और इसको यहाँ पर बोला जाता है एक्सटर्नल ग्राउलर, जो कि ऑप्शन में केवल ग्राउलर लिखा गया है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि AC3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ए ऑप्शन तुल्यकालिक गति बराबर 120 F/P, और यहाँ पर तुल्यकालिक गति बराबर 120 P/F। अलग अलग यहाँ पर दिए गए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसका जो सही सूत्र होता है 120 F/P होता है। ठीक है, इस पर मैंने बहुत सारे आपको वीडियो के अंतर्गत आपको क्वेश्चन भी बता दिए, जिसका प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिएगा, वहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। ऊपर जो आपका क्वेश्चन बताया था वो वही एक्सटर्नल ग्राउलर के अंतर्गत था, जिसमें ऑप्शन केवल ग्राउलर दिया था, वही से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट, वही जो क्वेश्चन उसको पलट दिया है, उसमें क्वेश्चन में शॉर्ट सर्किट के लिए पूछा गया था कि शॉर्ट सर्किट की जांच करने के लिए हम कौन सा यहाँ पर उपकरण का उपयोग करते हैं, और क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग किस लिए किया जाता है। क्वेश्चन वही है, लेकिन पूछने का तरीका जो अलग है, और जो ऑप्शन है उसको क्वेश्चन बना दिया गया, और जो क्वेश्चन है उसको ऑप्शन बना दिया गया। तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर आंतरिक ग्राउलर अर्थात एक्सटर्नल ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक आपका होता है पोलैरिटी टेस्ट, ठीक है। किसी भी आप यहाँ पर वाइंडिंग है उसमें आप जांच करना चाहते हैं कि हम इसमें यदि धारा प्रवाहित कर देते हैं तो शॉर्ट सर्किट ना हो, उसके लिए हम जो यहाँ पर परीक्षण करते हैं उसको बोला जाता है पोलैरिटी टेस्ट। क्या बोला जाता है? पोलैरिटी टेस्ट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें इसलिए फिट किया जाता है कि जो उसकी गति है उसको नियंत्रित करे, और नियंत्रित करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, इंडक्शन मोटर को वाउंड किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कुंडल और कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है। सूती स्लिप्स का, या एम्पायर स्लिप्स का, या टेरिलिन धागा का, या फाइबर ग्लास का। देखिए, ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग का जब यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि इंसुलेटिंग का पूछ रहा है तो आप फाइबर ग्लास टेप मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, सॉरी यहाँ पर टेरिलिन धागा होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा, ध्यान रखिएगा। टेरिलिन धागा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।